आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में जब राहत की खबर ये है कि केसेस लगातार घट रहे हैं, ऐसे में एक तरफ राहत महसूस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डर उन माँ बाप के लिए बढ़ गया है जिनके बच्चे 12वीं में हैं, 12th के एग्जाम इस साल देने हैं। लेकिन ऐसे में कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं के छात्र छात्रों का इम्तिहान अधर में लटका हुआ है। माँ बाप की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सीबीएसई के 12वीं को बोर्ड एग्जाम उनके होंगे या फिर नहीं। केंद्र सरकार राज्यों से मिले हुए सुझाव के आधार पर 1 जून को फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई होनी है। ऐसे में परीक्षा रद्द होगी या फिर टलेगी, इस सवाल का जवाब आज देश के 1,44,00,000 छात्र जानना चाहते हैं। और आज छात्र छात्रों के साथ इंतजार है उनके माता पिता को भी कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। हालांकि दूसरी तरफ सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के 2 ऑप्शंस रखे हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, या तो कुछ कह रहे हैं सीबीएसई के दोनों ही ऑप्शन उन्हें मंजूर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बोर्ड एग्जाम होंगे तो कैसे होंगे। 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा रद्द होगी या फिर परीक्षा करवाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला करेगा। राज्यों से सुझाव मांगे गए, केंद्र सरकार 1 जून को इस पर फैसला लेने वाली है। ऐसे में वो तमाम छात्र और छात्राएं इंतजार कर रहे हैं जो कि 12वीं में इस साल हैं और 12वीं के एग्जाम उनके होने हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, कोरोना काल जब बड़े और बुजुर्ग भी सावधानी बरत नहीं पाते, तो फिर कैसे उम्मीद कर ली जाएगी कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स उतनी सावधानी बरत पाएंगे या फिर उतना सुरक्षित माहौल उनके आसपास होगा कि उस सुरक्षित माहौल में वो इम्तिहान दे पाएं। साथ ही सवाल ये भी, जब हम कह रहे हैं कोविड काल में हर दूसरे घर में बुखार है, हर दूसरे घर में लोगों की तबीयत खराब है, तो छात्र छात्राएं सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इस डरावने, इस खतरनाक माहौल में आखिर हम एग्जाम कैसे दें, हम अपनी मनोदशा को कैसे तैयार करें। इसी बीच 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकील ममता शर्मा की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। याचिका में परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग इसमें की गई है। याचिका में ऑब्जेक्टिव मेथड के नतीजे घोषित करने की मांग है। साथ ही याचिका में सीबीएसई और आईसीएसई को पक्षकार बनाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है। याचिका में क्या कुछ है ये भी जानिए। कोरोना का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। वर्तमान हालात परीक्षा के आयोजन के लिए ठीक नहीं है, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। परीक्षा को अगर टाला गया तो फिर नतीजे देरी से होंगे, फिर अगली क्लास के लिए उतनी ही देरी से शुरुआत होगी। ऐसे में परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये याचिका में कहा गया है। 12वीं की परीक्षा पर कुछ कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कराने को लेकर सुझाव मांगे। ज्यादातर राज्यों में इम्तिहान कराने पर सहमति बनी है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ने इस पर कुछ आपत्ति जताई है। सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्यों को स्टेट बोर्ड का आयोजन भी करना है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य स्टेट बोर्ड की परीक्षा पर भी फैसला लेगा। ऐसे में सवाल यही कि परीक्षा अगर होती हैं, बच्चे घर से निकलते हैं जो पिछले करीब 15 महीने से घरों से नहीं निकले हैं, वो अगर घर से निकलते हैं तो किस मनोदशा के साथ एग्जाम दे पाएंगे। अब ऐसे में बोर्ड के एग्जाम होने हैं, एग्जाम की तैयारी भी छात्रों के जरिए की गई है, लेकिन इसमें कौन कौन तैयार नहीं है, कौन कौन से प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर सहमति नहीं जताई गई है, जानिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, चंडीगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये सभी प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि ठीक है, कुछ इंतजामों के बीच में हम परीक्षाएं करा लेंगे। लेकिन जो तैयार नहीं है, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और केरल, इनकी तरफ से कहा गया है कि जब केसेस लगातार बढ़े, जब खतरा लगातार बढ़ा, जब दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में कैसे बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया जाए। साथ ही स्कूल का स्टाफ भी वहां पर मौजूद रहेगा। बच्चे कैसे कोविड काल में कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर पाएंगे। साथ ही बच्चे ये पूछ रहे हैं, जब इतने वक्त से हम स्कूल नहीं गए, हम अपने टीचर्स से संपर्क में नहीं हैं, हम अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनसे किसी तरह से मदद नहीं ले पाए, हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, घर घर बुखार, घर घर मौत के इस डर के माहौल में उनकी परीक्षा
कैसे हो पाएगी, क्योंकि तैयारी उस तरीके की है नहीं। ऐसे में याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा को रद्द कराया जाए, क्योंकि अगर हालात ठीक होने का इंतजार किया जाएगा, अगर इस परीक्षा को डिले किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि नतीजे भी उतनी ही देर से आए। ऐसे में सीबीएसई की तरफ से 2 ऑप्शंस रख दिए गए हैं। इसमें समय को कम करने की मांग भी की गई है, साथ ही क्वेश्चंस को लिमिटेड करने की मांग की गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन पर टिक मार्क होता है, ABCD, ये ऑप्शंस इस तरीके के होते हैं, ऐसे कुछ तरीकों को सुझाया गया है। लेकिन कई राज्य सरकारों के जरिए इस पर असहमति बताई गई है, जताई गई है, कहा है कि हम इन हालातों में कम से कम परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच में सीबीएसई 12वीं की जो परीक्षा है उसको लेकर छात्र छात्रों में भी डर का माहौल बना हुआ है। इम्तिहान अधर में लटके हुए हैं। ये जो 4 तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, जब बड़े बुजुर्ग भी इस बीमारी से डरे हुए हैं, जब युवा इस बात का ख्याल नहीं रख पा रहे, कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो जाती है 100 जतन करने के बावजूद। ऐसे में कैसे खतरा उन बच्चों को मोल लेने दिया जाए जो कि अभी 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, गेस्ट का पैनल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे और किन सिचुएशन के बीच में 12वीं की परीक्षा हो या फिर नहीं हो। सुशील टेकरीवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आयुष छात्र हैं 12th के, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं DPS साईबाबा से ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ हैं। साथ ही नितिन विजय MD हैं मोशन एजुकेशन के, और प्रवीण राजू हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सुचित्रा एकेडमी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील टेकरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो लगा दी गई है, लेकिन फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या कुछ फैसला हो सकता है, किस तरीके का अनुमान है आपका? ये संभावित रखते हुए याचिका पर आज सुशील जी, आवाज आपकी ठीक नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज ठीक कराते हैं फिर आपसे बात करेंगे। आयुष, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मैं परीक्षा होने से मना नहीं कर रहा, रद्द करने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिस तरीके में हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 12th का आपका जो परीक्षा होता है वो एक आपके इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। वो इंटेलिजेंस टेस्ट करने का सिर्फ जरिया बदलना, जिस तरीके में कर रहे हैं असेसमेंट का मेथड चेंज कर। हम अभी पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं दे सकते, ऑफलाइन जाके नहीं दे सकते, ये सब जाए। उसके अलावा असेस करने के इतने तरीके हैं। हमारा पूरा साल निकला है, इंटरनल असेसमेंट है। हमारे 3 साल 4 साल कितने भी सालों का इनके पास असेसमेंट का हमारे ऑलरेडी ऑफलाइन असेस्ड पेपर्स हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का जरिया इतने सारे तरीकों में हमारे पास कुछ क्रिएटिव मेथड, दिस वाज द परफेक्ट, ये एक बहुत अच्छा टाइम था, जो एक बहुत अच्छा वक्त था जिसमें सीबीएसई कुड हैव ट्राइड एक नया तरीका देख सकते थे हमें असेस करने का। एक बहुत अच्छा, जो एक हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता था इस मेथड को, ऑफलाइन एग्जाम को, वो चेंज करने का टाइम, वो एक एक्सप्लोर न्यू मेथड। क्योंकि मेंटालिटी उस तरीके की कई छात्रों की है नहीं, छात्र अंदर से डरे भी हुए हैं और कह रहे हैं कि उस तरीके की प्रैक्टिस, उस तरह से हमारी स्टडी हो नहीं पाई। ज्योति गुप्ता जी, आप क्या चाहती हैं? आप सहमत हैं आयुष की बात से? मेरा जो व्यक्तिगत एक ओपिनियन है वो ये है कि एग्जाम्स होने चाहिए, और हमें ये तरीका ढूंढना है कि सेफली एग्जाम्स कैसे कराए जा सके, जिसमें बच्चों ने जो सारे साल पढ़ा है वो उनको उनके काम आ सके और वो अच्छे से अपना असेसमेंट दे सके। ये हम जानते हैं कि पिछले 15 महीनों से 16 महीनों से बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी है। काफी बच्चों के बाद में स्कूल्स खुल भी गए थे, अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स काफी बच्चों ने स्कूल में आके अपने प्रैक्टिकल्स भी दिए हैं। तो ये वक्त ऐसा है जिसमें हमें ये ख्याल रखना है कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बच्चों को ये एश्योर करना है कि हम जो स्कूल्स में करेंगे वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हुए करेंगे, और आई एम श्योर गवर्नमेंट भी यही चाह रही है। और उसके बाद जो ये एग्जाम हो रहा है वो एक फेयर एग्जाम हो, क्योंकि सारा जो
इंडिया है वो मेट्रोपॉलिटन्स में नहीं है, वो दिल्ली या मुंबई में नहीं है। हमारे पास सीबीएसई का एग्जाम देने वाले बच्चे जो हैं वो गांव में भी हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं। तो क्या वो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे या उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है? लेकिन तो एक फेयर असेसमेंट होना बहुत ज्योति जरूरी मैम, है। आपका सोचना ठीक है, आपका सोचना भी ठीक है कि कई गांवों में दूर दराज के ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन हमने देखा बीच में जब कोविड केस कम भी हुए, स्कूल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को खोला भी गया कुछ वक्त के लिए, यूनिवर्सिटीज के बड़े बच्चे तक संक्रमित हो गए, स्टाफ तक संक्रमित हो गए और 100 से ज्यादा केसेस आए, जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। ऐसे में कैसे आप उन इंतजामों को इंश्योर करेंगे कि हाँ किसी को खतरा नहीं होगा और एग्जाम होने चाहिए ऑफलाइन? कैसे संभव हो पाएगा? एक यूनिवर्सिटी और स्कूल के खुलने में और एग्जाम लेने में बहुत अंतर है। जब स्कूल खुल जाता है तो हजारों बच्चे जो है, सैकड़ों या हजारों बच्चे इकट्ठे स्कूल आते हैं, एक ही वक्त पे आते हैं और एक क्लास में ज्यादा बच्चे बैठते हैं। पर जब एग्जाम होता है तब हम स्टैगर्ड एंट्री भी कर सकते हैं। बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कमिंग एट 10 o'clock, वो 9 बजे से उनकी एंट्री शुरू करी जा सकती है। हर 5 मिनट 10 मिनट में सिर्फ 5 या 10 बच्चे अंदर आ सकते हैं। जब वो बैठ जाए तो बाकी बच्चे अंदर आए। तो स्टैगर्ड एंट्री हो सकती है। और एक स्कूल जिसके पास अगर 100 या 150 बच्चे ही हैं 12th के, जो वो क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने बड़े स्टाफ के साथ उतने ही बच्चे आएंगे। और ये सिर्फ तब बात है जब इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट पेपर्स होंगे, जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है, उसमें मात्र 40 बच्चे 50 बच्चे स्कूल में या 60 बच्चे आते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने टीचर्स के साथ, और जबकि बाकी स्कूल बंद है, तो एहतियात के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत आराम से 8 बच्चे तक अगर क्लास में बैठे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से असेसमेंट किया जाए। क्या बच्चों को 3 घंटे का असेसमेंट दिया जाए या बच्चों को 1.5 घंटे का असेसमेंट दिया जाए? जैसे कि यूपी बोर्ड ने भी कहा है कि वो छोटी परीक्षाएं लेंगे, शायद इसलिए नहीं कि उनका इन्फेक्ट होने का टाइम कम है या ज्यादा है, बट इसलिए क्योंकि अगर बच्चे मास्क लगा के, डबल मास्क लगा के आते हैं तो उनको शायद 3 घंटा 4 घंटा बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर बच्चे आ जाएंगे, आप जो भी बात कह रही हैं बिल्कुल तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन अगर आप यही बात फर्स्ट वेव में कहती तो शायद फिर भी ठीक लगता। सेकेंड वेव तो कितनी ज्यादा खतरनाक है, खतरा कितना ज्यादा है। आप कह रही हैं कि ऐसे इंतजाम होंगे कि खतरा नहीं रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान होगा, एग्जाम के टाइम को कम कर दिया जाएगा, क्वेश्चंस उस तरीके से आएंगे। मैम, इसी तरह के इंतजाम तो हर जगह किए गए, इवन हमारे ऑफिस में किए गए, ऐसे तमाम ऑफिसेज में किए गए हैं। आप जितने भी संस्थान खुले उन सभी में इस तरह के इंतजाम हुए, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़े और लोग संक्रमित हुए। साथ ही बच्चे ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पेशेंट्स हैं, जिनके घर में कोरोना संक्रमण हुआ है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में मौत हो गई है, वो अभी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में नितिन विजय जी, आपकी सोच 12वीं के एग्जाम को लेकर क्या है? एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कैसे? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एग्जाम्स होने चाहिए। पता नहीं क्यों हम शायद शिक्षा को सबसे आखिरी पायदान पे रख रहे हैं। आज शिक्षा का ही दान है जिसकी वजह से पूरे देश को हमारे डॉक्टर संभाल रहे हैं, तो शिक्षा को आखिरी पायदान पे रखना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से बहस इस बात पे होनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशंस किस तरीके से कराएं कि हमारे बच्चे मिनिमम रिस्क पे एग्जामिनेशन हॉल में आ सके। जैसा कि आपने भी जो लास्ट प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर मैं देता हूं, उसके बाद व्यक्तिगत राय मैं अपनी रखूंगा। आपने कहा कि अगर किसी के घर पर ऐसा कोई अप्रिय घटना हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, उनका कोई परिवार का सदस्य कोरोना काल में छोड़कर उनको चला गया है, या वो खुद कोरोना से पीड़ित हैं, या उनके घर में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, मुझे लगता है दूसरे एग्जामिनेशन जो मल्टीपल बार कराते हैं या हमारी सप्लीमेंट्री कराते हैं, मेरा इसमें आपसे अनुरोध है क्यों ना हम जो जिला स्तर पर जो शिक्षा विभाग हैं उनको ये कह दिया जाए कि वो निर्णय ले सकते हैं कि तो पहले स्लॉट में एग्जामिनेशन लेना है या दूसरे में।
क्योंकि हमारे पास ये समस्या भी आ सकती है, जो शायद इलेक्शन के दौरान भी आती है, कि किसी जगह पर ऐसा माहौल ही ना हो सकता है किसी जिले में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हो कि उस जगह पर एग्जामिनेशन लेना संभव ना हो। मान लो किसी जिले की पॉपुलेशन मान लीजिए 10 से 12 लाख है और वहां 100 या 200 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए उस समय या उन डेट्स पर। हमारे पास मल्टीपल पेपर्स के ऑप्शंस होने चाहिए। हाँ। जेई मेन भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन की कमी की वजह से मल्टीपल बार एग्जाम कराता है और इफेक्टिव तरीके से कराता है। तो एग्जामिनेशन नहीं लेना तो किसी भी तरीके का विकल्प नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए इस पर बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ज्योति मैम से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि मास्क अगर 2-3 घंटे तक बच्चे को पहनना है तो ड्यूरेशन कम करी जा सकती है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को मोबिलाइज कैसे करना है। हमें आरटीपीसीआर ऑफ एवरी इन्विजिलेटर ऑफ एवरी स्कूल जहां पे भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहले से 2 दिन की हमारे पास होनी चाहिए। बच्चों की अगर हम सबकी 1,44 लाख की नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, हम मोबिलाइज बच्चों को कर रहे हैं तो ये उनको रिडक्शन दे दें पेरेंट्स को कि एक ही पेरेंट आ सकता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेरेंट्स कोई इकट्ठे नहीं रह सकते ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, सिर्फ छोड़कर जा सकते हैं और वापस लेने आ सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग हो गई, बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। पर हम समझें कि 12वीं का एग्जाम हमारे पूरे 15 साल की एजुकेशन जो एक बच्चा करता है 12 से 15 साल के बीच में, उसका आखिरी पायदान है। अगर आज हमने इसको बंद कर दिया तो उसके पूरे 15 साल की मेहनत को, जो एक डिग्री मिलने का समय है, जो एक समय है जब बच्चा वास्तविकता में एक आखिरी पड़ाव को पार करता है कि कैसे उसने अपने 15 साल के जीवन को जिया, वो मेरे हिसाब से उसको खत्म कर देना बिल्कुल सही नहीं होगा। रिस्क कम करने के लिए बहुत सारी बातें हमें करनी चाहिए। और भी पॉइंट है जो हाँ ठीक है सर। आयुष, अभी आप घर से निकलते हैं क्या? घर का माहौल क्या रहता है? घर के आसपास का माहौल क्या है इस कोविड काल में? मैं पिछले 2 महीने से घर के अंदर बंद हूँ, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दैट इज हमारा जो एक बहुत छोटा सा चीज है, दैट इज हमारा घर से निकलना, घर के अंदर रहना। पिछले हम 1-1.5 साल से, 16 मंथ, 16 महीने हो गए हैं मुझे घर में रहे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मैं घर से निकल रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं जाके परीक्षा दूं, जिसके लिए मैंने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई करी है, उसके लिए मैं जाके ऑफलाइन एग्जाम दूं। मैं एग्जाम से मना नहीं कर रहा, बस ऑफलाइन करने का कोई, आप ऑफलाइन, आप कहते हैं कि एक भी बच्चे को अगर कोविड हो जाए, एक भी बच्चे को हो जाए और उसके घर पे किसी एक की भी डेथ हो जाए, कैजुअलिटी, इवन इफ 1 कैजुअलिटी, सीबीएसई या कोई भी सीबीएसई मिनिस्ट्री कोई भी हल्का सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? विल एनीबडी टेक इवन 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट कैजुअलिटी? व्हाट अबाउट दैट स्ट्रेस? ये मेरे से मेरे में नहीं, अब मेरे घर पे कोई बुजुर्ग है तो उनका मैं क्या गारंटी ले सकता हूं कि मेरी वजह से कोविड नहीं होगा? जो हम पूरे साल नहीं निकले, वो एक बारी हम निकलने से अगर हमारे को अगर ये होता है, कोविड होता है, तो उससे हमारे घर पे जो फर्क पड़ेगा उसका क्या? बिल्कुल सही बात है। इसका कौन जवाब देगा? प्रवीण जी, वो बच्चे जो 15 महीने करीब घर में रह चुके हैं, जो बड़े हैं बच्चे हैं, वो तो फिर भी किसी काम से या पढ़ाई के सिलसिले में घर से निकले हैं, लेकिन बच्चे करीब पिछले 15 से 16 महीने से घरों में ही हैं। पेरेंट्स घर से बाहर जाने दे नहीं रहे। अब ऐसे में वो माता पिता खुद के मन को तैयार कैसे करेंगे कि हाँ अब तुम जाओ, परीक्षा दो, एग्जाम दो, तो तुम सही सलामत रहोगे, किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा? और वो बच्चा किस मेंटालिटी के साथ घर से निकलेगा जो पिछले 15-16 महीने से तो घर में कैद था, अब परीक्षा के नाम पर निकल रहा है, जब उसके सर पर कोरोना का फोबिया सवार हो? टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल है। वन मोर सिनेरियो जो है, अपन चाइल्ड जब एग्जाम को जाता है, हम जो कि वो क्लास में एक बच्चे को कोरोना हो गया, जस्ट 1, so are the rest of the class responsible for that? उनको some level of contact हो जाता है उनसे, फ्रेंडशिप, बात करना, तो उनको आइसोलेट करना है। ये पूरे करने का just virtually impossible to do. first factor. second factor जो है, हमारे mental agony that children are going through, इट इज एट एपिक प्रोपोर्शन। हम जो देख रहे हमारे स्कूल में बहुत बैड सिचुएशन है। वॉट एवर डिसीजन वी शुड टेक वेरी क्विकली। ऑलरेडी वी आर वेरी लेट, क्योंकि जो है जनवरी फरवरी में भी बहुत कम थे जब भी कैंसिल कर दी जाती है। और तीसरा जो है, जो आयुष ने जो सजेस्ट करा है
वो बहुत डिफिकल्ट है. देयर इज नो फुल प्रूफ वे ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन. टुडे वी हैव ट्राइड बोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, 2 कैमरा लगा के पूरा जो बहुत सारे ट्राई करे, मगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने का भी एब्सोल्युटली नो चांस है. आइडियल सिचुएशन यस एग्जाम्स होना चाहिए, मगर अब अभी हम आइडियल सिचुएशन में नहीं है. सम स्टेट्स में कोरोना जो है जो कम हो रहा है, मगर सम स्टेट्स में, साउथ स्टेट्स में स्पेशली थोड़ा ज्यादा हो रहा है. जो अभी डिसीजन करे सीबीएसई की एग्जाम होल्ड करने में एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा. So in that 1 month, there is no guarantee that the cases will come down. लेकिन प्रवीण जी, तो ऐसे कई बाहरी देश हैं जहां पर बोर्ड के एग्जाम को ऑनलाइन कराया गया, यहाँ संभव क्यों नहीं है? हाँ जी, ये फर्स्टली डिवाइसेस जो है अपना स्कूल्स आर इन विलेजेस. इवन टुडे एक्सेस एजुकेशन जो है, हम मेजॉरिटी जने गवर्नमेंट ने टीवी के साथ टीवी का मीडियम यूज कर रहे हैं जी. So हमारे सिस्टम में both we have so many poor people, so who do not have access to devices. तो उन लोगों को करना एग्जाम्स कंडक्ट करने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. So we have given some formula from PKRIs, government rule as well as CBSE. जो स्कूल जो है इंटरनल असेसमेंट करके बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दिया जाए, और वो लास्ट 3 इयर्स बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज कितना आया है. सपोज लेट्स से 80% इज द एवरेज. तो स्कूल एवरेज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. मानता हूँ कि करेक्ट मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन, बट इन दिस सर्कमस्टेंसेस दैट इज प्रोबेबली वे टू गो. सपोज नए स्कूल है जो 1 साल फर्स्ट बोर्ड है, सेकंड बोर्ड है. फर्स्ट बोर्ड का वी हैव टू थिंक थ्रू हाउ टू डू दैट, बट इफ इट इज सेकंड बोर्ड और थर्ड बोर्ड, बेस्ट ऑफ दोस 3, बेस्ट ऑफ दोस 2 और लास्ट ईयर मार्क्स का लेके सिमिलर परसेंटेज फॉर एनी स्कूल शुड बी एक्सेप्टेड. हालांकि जो छात्र छात्राएं हैं उनके भी 2 मत सामने आ रहे हैं. कुछ छात्र छात्राएं चाहते हैं कि हमने तो साल भर मेहनत की है, अब कैसे एग्जाम को टाल दिया जाए या रद्द कर दिया जाए, ये तो हमारी पढ़ाई को बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी. वहीं दूसरा एक पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि जान को खतरा हो सकता है, अभी तो हम घर से निकल नहीं रहे हैं, अब एग्जाम देने के नाम की कैसे हम घर से निकलें, वो भी आसपास इतने खतरनाक माहौल में. सुशील टेकरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रह सकता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? आपका अनुमान क्या कहता है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है. मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट हेलो सुशील जी बोलिए. सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत सीरियस कंसर्न इस समय राइज हुआ है जी, और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कंसिडर करने जा रहा है. तो निश्चित रूप से साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट उन तमाम यार्डस्टिक्स को भी डिसाइड करेगा कि किन यार्डस्टिक्स के तहत ये एग्जाम्स हो, और अगर न हो तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हो. एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि मॉडर्न साइंस के अनुसार से और एक विधा डेवलप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कई निजी विश्वविद्यालय हैं और कई निजी विद्यालय हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी एग्जाम्स लेते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कंसिडर करेगा और ये सीबीएसई को डायरेक्ट कर सकता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था के तहत भी एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में. तो जो जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं और बच्चों को 18 साल के प्लस बच्चों को जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से ये काफी गंभीर मसला है जिसको कानून के सारे दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाई.
सुशील जी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि ऑप्शनल रहे, मतलब जो ऑफलाइन एग्जाम देना चाहे जाकर वो दे दे, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे, क्योंकि गांव देहात से भी छात्र होते हैं, वो जाकर ऑफलाइन दे दें और जो ऑनलाइन दे सकते हैं वो ऑनलाइन दे दें, ऐसा भी कुछ फैसला हो सकता है क्या? निश्चित रूप से एक मिक्स एंड मैच यार्डस्टिक सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व कर सकती है। हाँ। रिमोट एरिया से लेकर, आपने बिल्कुल सही कहा, और शहरी और महानगरीय परिवेश, इन सब जगह पर क्या सुख सुविधाएं हैं और क्या बाध्यताएं हैं, हाँ। इन सारी चीजों को कानून के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट विचारार्थ रखेगा और एक यार्डस्टिक, एक बैलेंस्ड यार्डस्टिक तय करेगा कि इस गाइडलाइंस के माध्यम से यह परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी। हाँ, साथ ही सुशील जी, एक सवाल और है। एक हो गया गांव देहात जहां पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, एक है शहर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो कि ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। एक दूसरी सिचुएशन भी है, क्योंकि कोविड काल है और इस बार बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा। जिन घरों में संक्रमण पहुंचा या जिन घरों में किसी की मौत हो गई और वहां माहौल अलग तरीके का है, उन छात्रों को कुछ छूट दी जा सकती है या फिर क्या बाद में एग्जाम वो दे सकें, ऐसी कोई सुविधा हो सकती है क्या? देखिए, कई देशों में ग्रेडिंग की सुविधा है, वहां पर मार्क्स का जो ये रेस है ये नहीं है, हाँ। बल्कि ग्रेडिंग A+, A, B+, इस तरह की ग्रेडिंग की मार्किंग की जाती है। हो सकता है इस पर्टिकुलर ईयर में, इस साल में सुप्रीम कोर्ट इसको भी कंसिडर करे कि मार्क्स देने की बजाय और एग्जाम कंडक्ट करने की बजाय एक एवरेज ग्रेडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट कॉम्पेरेटिव स्टडी करके कि किन देशों में इस तरह की परीक्षा की सिचुएशन बनती है, हाँ। और किस आधार पर ये परीक्षाएं ली जाती हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए, क्योंकि कई बाहरी देश ऐसे हैं, और आगे मैं बताऊंगी भी किन किन बाहरी देशों में ऑनलाइन एग्जाम कराए गए और इसी खतरे को देखते हुए बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाला गया। ज्योति जी, मेरे कई कोलीग्स कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मैं आइसोलेशन में करीब 1 हफ्ता रही। 1 हफ्ते तक मन में डर बहुत ज्यादा था। 1 हफ्ता बाद जब ऑफिस आई तो मुझे फोबिया जैसे कोरोना को लेकर हो गया था। हर जगह मुझे लग रहा था कहीं यहाँ से इन्फेक्शन ना लग जाए, कहीं वहां से इन्फेक्शन ना लग जाए। ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, जबकि हम लोग तो बड़े हो चुके हैं। उन बच्चों के दिल, दिमाग और जहन में किस तरीके का डर होगा, और ईश्वर न करे अगर किसी के घर में अनहोनी हो गई होगी, वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे। आप एग्जाम देने की बात करा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, देने भी चाहिए, और 12वीं क्लास बड़ी क्लास होती है, बच्चों को अपनी पढ़ाई साबित करनी भी चाहिए, लेकिन क्यों ना ऑनलाइन हो जाएं या फिर ऑप्शनल हो जाएं। जो ऑफलाइन आकर दे सकते हैं वो ऑफलाइन दें, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन दें। हम लोग आज या कल एग्जाम देने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे लगातार केसेस नीचे आ रहे हैं, आई एम श्योर जो गवर्नमेंट अपना डेट शीट देगी वो भी ये देखते हुए देगी कि जब केसेस कम हो जाएंगे तभी इम्तिहान होंगे, और अगर हो पाएंगे, अगर उस वक्त इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा और इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं रहेगा, तभी एग्जाम्स होंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिनके घरों में एक दफा कोविड हो चुका है, मैं भी, मेरा पूरा परिवार भी कोविड से, मेरे बच्चे भी, हम लोग सब उभरे हैं, तो शुरू में ये डर जरूर होता है, पर लाइफ हैज टू ऑल्सो गो ऑन एंड मूव ऑन। तो उसको देखते हुए अगर हमारे आसपास के केसेस नीचे आते हैं और एक हमें आइडियल टाइम नजर आता है, तो उस वक्त इम्तिहान होने चाहिए। तीसरी बात आपकी ये रही कि अगर ऑप्शनल कर दिया जाए या ऑनलाइन की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि एक फेयर असेसमेंट ऑनलाइन में नहीं हो सकता। हम सब लोगों ने देखा है बच्चे क्यों डर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम देने में, क्योंकि ऑनलाइन जिस तरह से एग्जाम्स हुए हैं और जिस तरीके से बच्चों ने दिए हैं, या स्कूल्स जितना असेसमेंट कर सकते हैं उनका, जैसे पहले भी बात करी गई है कि हमारे पास एक कोई ऐसा प्रॉक्टरिंग का जरिया नहीं है जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि जो एग्जामिनेशंस है वो फेयर एग्जामिनेशंस होंगे और असेसमेंट भी फेयर असेसमेंट होगा, क्योंकि ये 12वीं के मार्क्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आगे जाके
सारे हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंसेस होते हैं या उसमें जो दाखिले होते हैं वो 12वीं के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ। अगर आप ऑप्शनल की बात करेंगी फिर भी वो फेयर असेसमेंट नहीं होगा। एक तरीका जो इंटरनल असेसमेंट का 10th में आया है, अगर बाय चांस बिल्कुल भी एग्जामिनेशंस नहीं हो पाएंगे तो स्कूल्स के ऊपर इंटरनल असेसमेंट छोड़ना चाहिए और उसके एक स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाने चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत कि जो है बच्चों का असेसमेंट हो सके। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो कि पिछले 1 साल में माइग्रेट करके गई है, उनके बच्चों ने तो बिल्कुल एक भी असेसमेंट नहीं दिया है। उन बच्चों का इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे भी कैसे असेसमेंट होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं और वो लोग और बच्चों में भी दो राय है आखिरी में हम एक एग्जाम देंगे। बच्चों में भी दो राय है इस बात को लेकर। आयुष भी आपकी बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे। आयुष, आपका जवाब लूंगी। पहले हेडलाइंस। कोविड काल की दूसरी लहर जब बहुत ज्यादा खतरनाक रही, जब तेजी से केसेस बढ़े, ऐसे में 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्र छात्राओं के मन में डर भी है। वो चाहते भी हैं कि एग्जाम या तो ऑनलाइन हो जाए या फिर रद्द हो जाए, लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी है, एक दूसरा धड़ा भी है जो छात्र छात्राओं का है और कह रहा है कि हमने साल भर मेहनत की है तो फिर ऑफलाइन हमें एग्जाम देने दीजिए। इस बीच बोर्ड एग्जाम पर सीबीएसई का प्लान बी भी सामने आया है। सीबीएसई ने सुझाया है, कहा है कि अपने स्कूल में ही एग्जाम दे छात्र, 1.5 घंटे में परीक्षाएं हों, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। एक भाषा और 3 विषय, इन्हीं के आधार पर बाकी असेसमेंट किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हो, सही या फिर बहुत छोटे उत्तर जिसमें देने हो, इस तरीके की परीक्षा हो। अभी परीक्षा ना दे पाने पर बाद में एग्जाम देने की सुविधा हो। मतलब जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अगर घर में अगर कोई अनहोनी हो गई है तो बाद में एग्जाम वो दे सकें। अब ऐसे में जो जिक्र किया गया कि विदेश में बोर्ड एग्जाम का क्या हुआ, कहां किस तरीके से परीक्षाएं हुई, आप समझिए। नॉर्वे जहां परीक्षा को रद्द कर दिया गया, इटली जहां लिखित में परीक्षा रद्द हुई, केवल मौखिक तौर पर बच्चों से सवाल पूछे गए, पाकिस्तान यहां परीक्षा रद्द हुई, इंडोनेशिया में रद्द हुई, अमेरिका ऑनलाइन एडवांस टेस्ट बच्चों से लिया गया, विदेशी छात्र भी इस परीक्षा में बैठे, ब्रिटेन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का ऑनलाइन एग्जाम यहां पर करवाया गया। ये कुछ बाहरी देशों का जिक्र हमने इसलिए किया ताकि हम समझ सकें कि बाकी देशों ने क्या कुछ फैसला बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर किया। अब ऐसे में राज्यों के बोर्ड एग्जाम का स्टेटस क्या है ये भी जान लीजिए। बिहार एग्जाम यहां पर हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर यहां एग्जाम हो चुके हैं, राजस्थान में अभी तय नहीं किया गया है एग्जाम को लेकर, मध्य प्रदेश यहां भी अभी कुछ तय नहीं किया गया है, महाराष्ट्र अभी फैसला होना बाकी है क्योंकि यहां तेजी से केसेस बढ़े थे, हरियाणा में कहा जा रहा है कि जून में एग्जाम करा लिए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि घर बैठे ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, तमिलनाडु जहां स्कूल में ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जा रही है, तेलंगाना में भी स्कूल में ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके से स्कूल में बोर्ड एग्जाम की तैयारी, उत्तर प्रदेश जहां बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार उत्तर प्रदेश सरकार है। अब कोविड केसेस कम होंगे उसके बाद परीक्षाएं होंगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब परीक्षा पर छात्रों की मुश्किल कैसे बढ़ गई है, कैसे उनके मन में एक डर है। 15 से 16 महीने ऐसे हो गए हैं जब स्कूल छात्र पहुंचे नहीं, क्लास में बैठने का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, घरों में ही है, दोस्तों से किसी तरीके से मदद नहीं ले पाए, साथ में जो ग्रुप स्टडी होती है वो नहीं कर पाए, टीचर से सीधे सीधे मिल नहीं सके, उनके संपर्क में नहीं थे, ट्यूशन नहीं हो रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन था। पारंपरिक बोर्ड एग्जाम से दबाव क्या बढ़ेगा, क्या वो मनोदशा रहेगी कि छात्र छात्राएं अपना 100% परीक्षा में दे सकें, इन सभी बातों पर हम बात कर रहे हैं। आयुष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ जो एक ये चीज कही गई थी कि ऑनलाइन के लिए हर स्टूडेंट के पास गांव में जिनके पास जो एग्जैक्टली एक उस लेवल पे नहीं है, इन पॉवर्टी, जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए हैं या सुविधा नहीं है, उस चीज का ही जवाब देना चाहूंगा। वो जो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाए वो ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे? तो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हुई। हाँ। अगर टेस्ट नहीं हो सकते तो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हुई। दूसरी चीज, थर्ड वेव कोविड का, देयर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट, कई रिपोर्ट ऐसी आई है जिसमें कहा गया है थर्ड वेव विल बी ट्रिगर्ड हाईली अगर ये 14 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट किया जाए जिस तरीके में कह रहे हैं, चाहे वो 3 घंटे हो, चाहे वो 1.5 आवर हो, एक ही बराबर समय है। अगर आप एक बंदे से 5-10 मिनट भी आसपास एक हल्का से एक मिनट
फॉर द इन्फेक्शन टू स्प्रेड। एक हल्का सा वो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, उसका क्या करेंगे? और 1-2 केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही। इधर आप 14 लाख बच्चों की बात करें, उनमें से अगर सिर्फ 3 या 4 सेंटर्स भी हॉटस्पॉट बन गए एंड 5-6 एग्जाम्स जो होते हैं उनके एक एग्जाम में भी ऐसा हो गया, तो किस लेवल का आप मान नहीं सकते, जिस लेवल का, क्योंकि जिस तरीके की आज की डेट में जिस कोविड का जो नया जो क्या कहते हैं कोविड का कोविड स्ट्रेन जो नई आ रही है, उन कोविड स्ट्रेन्स का हम बच्चों पे ज्यादा असर ये भी दिखाया गया है कई रिपोर्ट्स में। हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है और इस टाइम पे आप कह रहे हैं हम ऑफलाइन एग्जाम दें। आप चाहते हैं हम एक साथ बैठ के जो हम पिछले 16 महीने बच्चों में तो डर है ही, माता पिता में ज्यादा डर है। 10 मिनट बाहर टहलने के लिए तो बच्चों को भेजते नहीं है, छोटे बच्चे खेलने की जिद करते रहते हैं, उन्हें भेजते नहीं है। अब वो माता पिता कैसे खुद को तैयार करें कि 3 घंटे एग्जाम देने के लिए, या फिर जो 1.5 घंटा दूसरा ऑप्शन दिया गया है उतनी देर के लिए बच्चों को बाहर भेज दिया जाए, कैसे ख्याल रखा जाएगा, कैसे संक्रमण से बचा जाएगा? बड़े नहीं बच पाए। ऐसे में नितिन, विजय जी, क्योंकि जैसे ज्योति मैम ने कहा कि केसेस कम होंगे तभी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। आपको याद है जब चुनावों का वक्त चल रहा था, प्रचार का वक्त चल रहा था, चुनाव आयोग ने फैसला किया रैलियां होंगी, चुनाव होंगे, और चुनाव खत्म होते होते देश का क्या हाल हुआ, किस तरीके से केसेस बढ़े? कहीं यही हाल ऐसे परीक्षाओं में तो नहीं हो जाएगा? मेरे हिसाब से चुनावी रैलियों से एग्जामिनेशन कंपेयर करना ही गलत होगा। चुनावी रैलियों में एक जगह पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी मास्क के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, किसी भी सेंटर पे 200 से 250 बच्चे होते हैं। मैक्सिमम साइड की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिनको भी अगर हम चाहें तो 2 घंटे की गैप में स्लॉट्स में 10-10 करके 15-15 करके बुला सकते हैं, जिसे बहुत मिनिमाइज करा जा सकता है। मैं मानता हूं ये खतरा जो नॉर्मल समय में एग्जामिनेशन होते थे उनसे ज्यादा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर आप समझे इस बात को कि 12वीं जो आखिरी एग्जाम है 12th का, वो पूरे 15 साल के बच्चे के एजुकेशन सिस्टम का एक आखिरी पड़ाव है। मैं मान रहा हूं कि इमोशनली अगर हम बात करें तो जैसे आयुष भी कह रहे हैं या और भी कह रहे हैं कि किसी भी एक बच्चे के साथ अप्रिय घटना घट गई या उसके परिवार में घट गई, मैं मानता हूं, पर ये अप्रिय घटना घटने के चांसेस तब भी थे जब हम नॉर्मल तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे थे और आते हुए किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके प्रियजन की या उसकी खुद की कोई अप्रिय घटना हो गई। मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा है। सर वो तो एक्सेप्शन केस था। आई टोटली एग्री। पर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हम इस बात पर बहस करें कि हम कैसे इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम क्यों ये नहीं समझ रहे हैं कि एग्जामिनेशन लेना बच्चे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही बच्चा है। आई एग्री। 12वीं की परीक्षाएं बहुत ज्यादा अहम होती हैं किसी भी, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हम क्यों उसको छोटे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। 16 से 18 साल का बच्चा है, यही 18 साल का बच्चा 12वीं देते ही हम जैसे बड़े नेताओं के, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका भविष्य तय करेगा। ये उतना छोटा बच्चा नहीं है कि किंडरगार्टन का बच्चा है। अच्छा, दो बातों का जवाब और दीजिएगा नितिन जी, चूंकि आप खुलकर बोल रहे हैं, 2 बातों का जवाब और दीजिएगा। वो छात्र जिसके घर में कोई संक्रमण हो चुका है या होकर गुजरा है या किसी की मौत हो गई है, एक वो केस हुआ। एक दूसरा केस परीक्षाओं के दौरान संक्रमण हो गया या कोई अनहोनी हो गई, उस मनोदशा में कैसे कोई छात्र एग्जाम दे पाएगा? क्या उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि बाद में एग्जाम हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जेईई मेन, क्योंकि हमारे देश में, जैसे आपने अभी बोला कि अमेरिका, और मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूं, अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा देश आज भी 12 लाख बच्चों को एक साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करा सकता, इसलिए वो मल्टीपल फेजेस में, 2-2 फेजेस में कराता है। हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन को, बच्चे को जो आप कह रहे हैं संक्रमित हो गया है, तो अगर हम उसको मल्टीपल में करा सकते हैं तो बोर्ड भी मल्टीपल में करा सकते हैं। बल्कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी जिले में ज्यादा केसेस हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट स्टेट पे शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे पास 2 से 3 हर एग्जाम की डेट होनी चाहिए और पेपर्स होने चाहिए। क्या हमारे पेपर सेटर ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने बोला कि अगर किसी को उस दौरान हो गया, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि इस बात की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए कि 200 बच्चे से ज्यादा किसी सेंटर पे ना हो, 15 से ज्यादा क्लास में ना हो, 2 घंटे का टाइम पीरियड हो, कि 1 से लेकर 40 के रोल नंबर तक 8 से 9 के बीच में एंट्री कर जाएंगे, अलग अलग टाइम पे एंट्री कर जाएंगे। इस बात को बहुत आसानी से मिनिमाइज करा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। अगर हम चाहें तो
हमारी इच्छा शक्ति इसको लेके होनी चाहिए। हाँ। पर मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से इस बात का समर्थन करता हूं कि एग्जामिनेशन बच्चे के हर कीमत पे होने चाहिए। 12वीं का बच्चा छोटा नहीं है, वो 16 से 18 साल का है। हाँ। अगले साल वो हमारे भविष्य, और हमारे चूंकि देश का भविष्य 12वीं के बाद ही हायर एजुकेशन की तरफ बच्चा बढ़ता है, मैं एग्री करती हूँ, 12वीं की परीक्षाएं बहुत अहम होती हैं, लेकिन इस डर के माहौल में कुछ सवाल भी बनते हैं। प्रवीण जी, कुछ बच्चों का पक्ष ये भी है कि पिछले 1 साल हमने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की हैं, जिसमें उतने अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई जैसे कि क्लासेस अटेंड करने पर जैसे ऑफलाइन होती थी। अब ऐसे में जब अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई तो एग्जाम कैसे दें? हाँ, ये बिल्कुल सही है। When we have not studied, any children, I totally resonate with every child out there that very small percentage of the children को अच्छा पढ़ाई at a high level हुआ है, मगर लार्ज परसेंटेज को उतना जो हम ऑनलाइन में जो शिक्षा दे रहे हैं, इट इज नॉट अप टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। वन मोर थिंग वी नीड टू वेरी कीप इन माइंड इज दैट फर्स्ट वेव से लेके सेकेंड वेव हैज अफेक्टेड लॉट मोर चिल्ड्रन। There's been so many deaths of children as well, which have been reported. People we know as well. There's so many people out there. In this situation, is it worth the risk? Is one. और एक चीज जो है, इंडिया से many children are going abroad. Some estimates say about 5 lakh children are going abroad this year, and they have secured admission. So उन लोगों को, if they many people also with scholarship आते हैं, they get, it is contingent on these exams. They have to submit the results as soon as possible. The more we delay as a nation, Indian children to go and study abroad will be affected. So that also we need to take it to perspective. और जो पहले से देरी हुई है उससे प्रभावित तो हर कोई हुआ ही है, इसलिए वक्त रहते फैसला हो जाए। सुशील टेकरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना देगा या आगे डिले हो सकता है, सुनवाई को टाला जा सकता है जैसे 28 मई हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जब हियरिंग होगी तो लगभग सारे स्टेक होल्डर्स भी मौजूद रहेंगे पिटिशनर के अलावा। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट चूंकि कल सीबीएसई बोर्ड को अपनी डेटशीट देनी है और फर्दर मैकेनिज्म को एक्सप्रेस करना है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी वो बहुत अहम होगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साइंटिफिक तरीके से सुनने के बाद और जो भी एक मौजूदा हालात में वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उन सारी चीजों को एक्सप्लोरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कोई न कोई अहम आदेश आज सुनाएगा, और वो आदेश काफी इस बात को लेकर प्रभावित करेगा जो कल सीबीएसई की बोर्ड में जो भी फैसला होना है। सुशील जी, अगर आज फैसला आता है परीक्षाओं को लेकर कि व्यवस्थित तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान, परीक्षाएं होंगी तो रूरल स्तर पर और सेमी अर्बन स्तर पर इसको किस रूप में रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। निश्चित रूप से इसमें कई तरह के अवरोध हो सकते हैं, तो उन लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुपालन में निश्चित रूप से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सहयोग करे। मुझे लगता है ज्योति जी को इस पर जवाब देना चाहिए। ज्योति जी, अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, क्या हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जाएगा? क्या हर जगह नियमों का पालन होकर सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं संभव है? हर तरह की बात कीजिएगा, गांव देहात की भी और शहरों की भी। तो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में जाके एग्जाम देगा। इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और प्रिंसिपल्स और जो स्टाफ है सब बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप उधर बना हुआ है काफी सालों से। इसमें सिर्फ ये है कि जिन परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, देखिए संक्रमण कहाँ से आएगा, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में आएगा। तो ये सब परिवारों को भी इसको ध्यान में रखना है कि अगर उनके आसपास कंटेनमेंट जोन है या उनके परिवार में या एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं पे भी कोई केस है, तो वो बच्चा इम्तिहान देने के लिए ना आए।
और जैसे पहले बात हो रही थी कि ये एग्जाम्स एक साइकिल में करा पाना पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई भी इसमें आई एम श्योर 2 या 3 साइकिल्स में आएगी, ताकि ये देखा जाए कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट सेफ हैं करवाने के लिए, कौन से स्टेट सेफ है, और एक दफा जब सेफ हो जाएंगे तो उसके बाद एग्जाम्स जो है उनके संपन्न करवाए जाए। और इसके साथ साथ हम लोग स्कूल्स में ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक कमरे में 8 से ज्यादा बच्चे हम ना बिठाए। कोई भी क्लासरूम जो है वो 500 स्क्वायर फुट से कम का नहीं होता। वेल वेंटिलेटेड होते हैं, एयरी रूम्स होते हैं, तो उनके अंदर बच्चों को बिठाया जाए। इवन जो सेंट्रली एयर कंडीशन स्कूल्स होंगे वो लोग एयर कंडीशन ना चला के, एयर कंडीशनर ना चला के बच्चों को आप साहिबाबाद के स्कूल खुले की कमरे में डायरेक्टर हैं, रखें। आप साहिबाबाद की स्कूल की प्रिंसिपल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, इस तरीके से सैनिटाइजेशन भी होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में भी रखा जाएगा और एक क्लास में जैसे आपने कहा 8 बच्चे बिठाए जाएंगे। नितिन विजय जी, जो गांव के या फिर जो छोटे शहरों के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब आप सड़कों पर निकलेंगे आपको कई ऐसे लोग आज भी दिख जाएंगे जिनका मास्क या तो चिन पर होता है या नोज से नीचे होता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। ये दिल्ली एनसीआर की बात है। फिर छोटे शहरों में क्या होगा, जो गांव में स्कूल है वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर ये सब इंतजामों को ध्यान में रख पाएंगे? मेरे हिसाब से देखिए, इच्छा शक्ति की बात है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सोच ले कि हम करा सकते हैं, जब इतने करोड़ों के इलेक्शंस हमारे जब होते हैं तो वोटिंग जब हमारी होती है तो सुचारू रूप से होती है, 99% से ज्यादा उसके सेंटर्स पे काम हो पाता है। कितने से लोगों में हम सेंटर्स बनाते हैं और उसे सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति की, डेमोक्रेसी की ताकत है कि हम उसे कर पाते हैं। तो शिक्षा को क्यों पीछे पायदान पे रखा जाए? शिक्षा की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए देश की किसी भी सरकार की या किसी भी स्टेट की सरकार की। अगर वो प्राथमिकता है तो मेरे हिसाब से, अगर जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस अगर सोच ले तो मंदिर के बाहर से चोरी भी नहीं हो सकती, चप्पल की भी, तो अगर प्रशासन सोच ले तो मेरे हिसाब से मिनिमम रिस्क के साथ हमारे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर्स में लाया जा सकता है। सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे जा सकते हैं। इसमें कोई दोहराए वाली शिक्षा बात प्राथमिकता पर होनी चाहिए और होगी भी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आयुष, एग्जाम के लिए तैयार हैं अगर होते हैं? और मैं तो ये है कि अगर कल सुबह भी मेरा परीक्षा हो तो आई थिंक आई कैन गेट गुड मार्क्स। ये मेरे को अंदर में एक बिलीफ है एंड मैंने उस हिसाब से पूरे साल प्रिपरेशन भी की। गुड। इशू है हमारा जो 12th ग्रेड है उसे पॉज कर दिया गया। अभी क्या है, पॉज कर दिया गया। अगर अभी इन्होंने 2 महीने के अंदर, लॉकडाउन अभी धीरे धीरे आपने ही कहा कि खुल रहा है, आप लॉकडाउन खुल रहा है, पीपल विल बी मूविंग अप, तो कोविड केसेस अगर फिर बढ़े एंड फिर इस हाल पे आ गया कि फिर लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े, खतरा बना रहता है आयुष, खतरा बना रहता है बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बड़ों के लिए भी। वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, रद्द भी हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। और जैसे आपने कहा कि अगर नेक्स्ट मॉर्निंग भी आपके एग्जाम होंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ऐसी विशेष हम सभी के आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुशील टेकरीवाल जी, आयुष, ज्योति गुप्ता जी, नितिन विजय जी, प्रवीण राजू जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जब 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला होगा और 12वीं के स्टूडेंट से यही कहेंगे, सावधानी रखिएगा, चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। एक ब्रेक का वक्त है।